नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70% से अधिक रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार सेना के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोविड महामारी के दौरान भी सकारात्मक आर्थिक वृद्धि के लिए देश के कृषि क्षेत्र की सराहना की। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1 अरब 8 करोड़ 21 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.24% हुई। असम में 95% से अधिक पात्र जनसंख्या को कोविड का पहला टीका लगाया गया। तमिलनाडु में तेज बारिश के बीच मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हालात का जायजा लेने के लिए चेन्नई के कई इलाकों का दौरा किया। मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में तेज बारिश की चेतावनी दी। भारत और फ्रांस द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधी साझेदारी मजबूत करने पर सहमत। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काज़िमी आज सुबह ड्रोन हमले में बाल बचे। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज अबुधाबी में न्यूजीलैंड का सामना अफगानिस्तान से। शारजाह में पाकिस्तान और स्कॉटलैंड आमने सामने होंगे। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने सहित केंद्र सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों से लाखों देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान आई है। आज नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि हाल के चुनाव में पार्टी के वोटों में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संवाददाताओं को बताया कि श्री नड्डा ने 100 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री प्रधान ने कहा कि के लिए टास्क फोर्स बनाते हैं, स्वयं उस लैबोरेटरीज को पहुंचते हैं, वैज्ञानिकों की हौसला बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। उसकी सुखद परिणाम आज देश 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पूरा कर चुका है। WHO जैसे संगठन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को मान्यता दे चुका है। यह सब भारतीय लोगों की कोरोना से लड़ने की सामूहिक प्रयास है, प्रचेष्टा है, डिटर्मिनेशन है। श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 1984 के दंगों के मामले में कार्रवाई करने और गुरुद्वारों में लंगर को GST के दायरे से बाहर रखने जैसे सरकार के उपायों का उल्लेख किया। श्री प्रधान ने बताया कि पार्टी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वर्चुअली बैठक में भाग ले रहे हैं। इस बीच पत्रकारों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हाल ही में आयोजित COP26, भारत की विदेश नीति, कोविड टीकाकरण, लॉकडाउन के दौरान जनता के लिए उठाए गए कदम और किसानों के कल्याण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
पूरे दुनिया में सराहनीय काम जो वैक्सीनेशन का हुआ है उसको बात करते हुए हम ये भी याद रख रहे हैं कि हमारी ही देश में विपक्ष ने शुरुआत से ही प्रश्न चिन्ह उठाया। आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन दिला करके साइंटिफिक और मेथोडिकल तरीके से वो बात को विस्तार से राजनीतिक प्रस्ताव में डिस्कस हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद स्थानीय निकाय के लिए हुए चुनाव में लोगों ने भाग लेकर ये जता दिया कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 70% अनुमोदन के साथ वे रेटिंग सूची में सबसे ऊपर हैं। श्री मोदी को पूरे विश्व के वयस्क लोगों से अधिकतम अनुमोदन मिला है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के वर्ष 2019 से पूरे विश्व से आंकड़े एकत्र करने की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री मोदी को 60% से अधिक अनुमोदन मिलता रहा है। मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुएल लोपेज ओब्रेदोर 66% के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद 58% अनुमोदन के साथ इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी, 54% के साथ जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल और 47% के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का स्थान है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 44% के साथ छठे स्थान पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सेना के कल्याण के प्रति पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 वर्ष पहले वन रैंक वन पेंशन की लंबे समय से की जा रही मांग पूरा करने का ऐतिहासिक फैसला किया था। श्री सिंह ने इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों में सशस्त्र सेनाओं के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि कोविड महामारी के बावजूद किसानों के सराहनीय योगदान से देश में कृषि क्षेत्र में सकारात्मक विकास हुआ है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बागवानी और वानिकी महाविद्यालय के परिसर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह का उद्घाटन कर रहे थे। श्री नायडू ने विद्यार्थियों को संबोधित भी किया। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज जब आप एक नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आप अपनी रुचि के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए यथासंभव प्रयास करते रहेंगे। आप देश के विकास और उन्नति में योगदान करते रहेंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय कृषि को सतत और लाभदायक बनाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि के तौर तरीकों में बदलाव लाकर कम क्षेत्र में भी ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए उपराष्ट्रपति ने कहा, पारंपरिक विद्या और आधुनिक प्रौद्योगिकी में सामंजस्य लाने की जरूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज, कृषि विज्ञान केंद्र, रिसर्च सेंटर्स, पॉलिटिशियंस, मीडिया and also all public people working in public life, they should give more importance and more focus on agriculture, because agriculture is our basic culture. So we should see that the agriculture sector is given all the support that is needed for the development and sustenance of agriculture. And as young agri professionals, you will have a bigger role to play ahead. राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,08,21,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 28,40,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच कल लगभग 11,000 लोग संक्रमित हुए, जबकि 12,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। कल 526 मरीजों की मौत हुई।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.24% है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद से सबसे अधिक है। असम में 95% से अधिक पात्र जनसंख्या को पहला टीका लगाया जा चुका है। आकाशवाणी से बातचीत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मणन ने बताया कि राज्य में अब तक कुल 2,89,00,000 टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अगले 15 दिनों तक असम के सभी पात्र लोगों को टीके लगा दिए जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर अनूप कुमार इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने छठ पूजा के दौरान कोविड निर्देशों के पालन में लोगों की भागीदारी के लिए हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का गीत जारी किया है। अभी खत्म नहीं हुआ है। आइए हम सब मिलकर कोरोना अनुकूल व्यवहारों का पालन करते हुए जिम्मेदारी से त्योहार मनाएं। त्योहार भी और कोरोना उचित व्यवहार भी। और हाँ, जल्द से जल्द टीके के दोनों खुराक लेना न भूलें। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने के मद्देनजर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अधिक सतर्क रहने को कहा है। इसके लिए सरकार ने समन्वित कमान केंद्र की स्थापना की है। कानपुर जिले में जीका वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 79 हो गई है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70% से अधिक रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार सेना के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कोविड महामारी के दौरान भी सकारात्मक आर्थिक वृद्धि के लिए देश के कृषि क्षेत्र की सराहना की। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,08,21,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.24% हुई। असम में 95% से अधिक पात्र जनसंख्या को कोविड का पहला टीका लगाया गया। तमिलनाडु में तेज बारिश के बीच मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने हालात का जायजा लेने के लिए चेन्नई के कई इलाकों का दौरा किया। मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में तेज बारिश की चेतावनी दी। भारत और फ्रांस द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधी साझेदारी मजबूत करने पर सहमत। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काज़मी आज सुबह ड्रोन हमले में बाल-बाल बचे। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज अबुधाबी में न्यूजीलैंड का सामना अफगानिस्तान से, शारजाह में पाकिस्तान और स्कॉटलैंड आमने सामने होंगे। तमिलनाडु में अगले 2 दिनों में दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके पश्चिम की ओर पश्चिमोत्तर में तमिलनाडु तट की तरफ बढ़ने की आशंका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन चेन्नई में लगातार हो रही बारिश की स्थिति का जायजा लेने के लिए कई इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सरकार ने इसके लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। आकाशवाणी से खास बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तेज बारिश होने की आशंका है। अभी नॉर्थ ईस्ट मानसून बहुत एक्टिव है ओवर साउथ ईस्ट पेनिनसुला।
जैसे कि तमिलनाडु और साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश के ऊपर, और इसके साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ तमिलनाडु और साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश के ऊपर केंद्रीभूत है। इसके प्रभाव में पास्ट 24 आवर्स में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु में रिकॉर्ड किया गया है। जैसे चेन्नई सिटी में भी हाईएस्ट रेनफॉल ऑफ 23 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और प्रकाशम से भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। और अगले 24 घंटे तक तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हम पूर्वानुमान किए हैं। इसके बाद थोड़ा रेनफॉल इंटेंसिटी कम होगा और फिर रेनफॉल इंटेंसिटी 11th को ये सभी एरिया में बढ़ेगा। मौसम विभाग ने अरब सागर पर हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में आज तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। फ्रांस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्रमुख शक्ति भारत के साथ सामरिक साझेदारी पर बल दिया है। भारत फ्रांस वार्षिक सामरिक संवाद के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की पेरिस यात्रा के दौरान फ्रांस ने दोनों देशों के बीच सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों देश द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधी साझेदारी मजबूत करने पर सहमत हुए। समुद्री क्षेत्र, अंतरिक्ष और साइबर मामलों में भी नई पहल की जाएंगी। फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण और रक्षा क्षेत्र के औद्योगिकरण, संयुक्त शोध और भारत में प्रौद्योगिकी विकास को पूरा समर्थन देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काज़मी आज तड़के अपने निवास पर सशस्त्र ड्रोन हमले में बाल-बाल बच गए। ये घटना बगदाद के कड़ी सुरक्षा वाले ग्रीन जोन इलाके में हुई। अमेरिका ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे साफ तौर पर आतंकवाद की कार्रवाई बताया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि अमेरिका इराक के सुरक्षा बलों के संपर्क में है और उसने हमले की जांच में सहायता की पेशकश की है। इस बीच इराक के प्रधानमंत्री ने इस हमले के बाद लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है। ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि में शामिल देशों के शिखर सम्मेलन COP26 के सिलसिले में आकाशवाणी से 12 नवंबर तक विशेष श्रृंखला का प्रसारण किया जा रहा है। COP26 एक्सप्लेनर के तहत प्रतिदिन संबंधित विषयों का उल्लेख किया जाता है। आज हम बात करेंगे एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड की। ग्लासगो शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये विचार सामने रखा था। ये पहल एक वैश्विक ग्रिड की स्थापना का आह्वान करती है जो किसी भी स्थान पर किसी भी समय स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा पहुंचाने में सक्षम हो। भारत अमेरिकी वाणिज्य परिसंघ की ऊर्जा परिषद के अध्यक्ष सुनील जैन ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि अवधारणा ऊर्जा उपलब्धता में काफी मददगार साबित होगी। मैं समझता हूं कि वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड मास्टर स्ट्रोक है। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में हर समय कहीं न कहीं सूरज चमकता रहता है। प्रधानमंत्री के विचार में 24 घंटे 7 दिन इस सौर ऊर्जा का वितरण करना है। हम पड़ोसियों के ग्रिड को आपस में जोड़ने और बाद में महाद्वीपों को आपस में जोड़ने से संभव है। इसे भूमि या समुद्र केबल से जोड़ा जा सकता है। इसमें कम सौर ऊर्जा वाले देशों को लाभ होगा और यह देश अन्य देशों से सौर ऊर्जा खरीद सकेंगे। हमें इसमें समय लगेगा, लेकिन 2040 तक इसमें बड़ी प्रगति होगी। इसमें ऊर्जा भंडारण तकनीकी से भी मदद मिलेगी। इसमें दुनिया को कार्बन मुक्त करने में सहायता मिलेगी। सियरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन में एक ईंधन टैंकर के लॉरी से टकरा जाने के कारण हुए भीषण विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 और घायलों की संख्या 100 हो गई है। शहर के पूर्व में घनी आबादी वाले वेलिंगटन उपनगरीय इलाके में टैंकर से फैले ईंधन से लगी आग ने बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद जुल्दे जालोह ने इसे राष्ट्रीय आपदा बताया है और घायलों के निःशुल्क उपचार का निर्देश दिया है। बांग्लादेश में हाल ही में दुर्गा पूजा के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय पर हुए हमले के सिलसिले में गिरफ्तार लोगों के खिलाफ मामलों का निपटारा तेज गति से किया जाएगा। बांग्लादेश के महाधिवक्ता AM अमीन ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ देश के मौजूदा कानून के तहत मुकदमे चलाए जाएंगे। इस बीच बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध, ईसाई ओकिया परिषद ने घोषणा की है कि इन हमलों के खिलाफ 12 नवंबर को देशव्यापी धिक्कार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
T20 क्रिकेट विश्व कप में आज अबुधाबी में न्यूजीलैंड का सामना अफगानिस्तान से और शारजाह में पाकिस्तान का मैच स्कॉटलैंड से होगा। कल शारजाह में रोमांचक मैच में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 10 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में अबुधाबी में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। आकाशवाणी से विश्व कप के मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार लेकर आता है प्रतिदिन आपके लिए इसी संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बिपिन चंद्र पाल को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 7 नवंबर 1858 को ब्रिटिश भारत के सिलहट क्षेत्र में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के शुरुआती नेता बिपिन चंद्र पाल लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ लाल बाल पाल की तिकड़ी में शामिल थे। ये तीनों नरमपंथियों द्वारा अपनाई जाने वाली याचिकाओं के तरीके पर सवाल उठाते थे और राजनैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सीधी कार्रवाई के लिए तर्क देते थे। 1886 में बिपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने भेदभावपूर्ण शस्त्र अधिनियम को निरस्त करने के लिए मजबूत दलील दी। 1905 के बंगाल विभाजन ने बिपिन चंद्र पाल को गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने 1906 में वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत की, जिसमें अरबिंदो घोष जल्द ही संपादक के रूप में शामिल हो गए। बिपिन चंद्र पाल को भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक के तौर पर याद किया जाता है। अरबिंदो घोष के साथ उन्होंने पूर्ण स्वराज, स्वदेशी अपनाने, विदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों वाले एक नए राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य प्रतिपादक के रूप में पहचाना जाता है। बिपिन चंद्र पाल ने अनुशीलन समिति की स्थापना में भी मदद की, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने में क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन किया और साप्ताहिक कक्षाओं तथा बातचीत के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की। असहयोग के रूप में होने वाले विरोध में उनका विश्वास नहीं था और इसी मुद्दे पर उनका महात्मा गांधी से मतभेद था। 1920 में पाल उन वरिष्ठ नेताओं में से थे जिन्होंने असहयोग पर गांधी जी के प्रस्ताव का विरोध इस तथ्य पर किया था कि ये स्व सरकार को संबोधित नहीं करता। बिपिन चंद्र पाल ने सामाजिक और आर्थिक बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह की हिमायत की। अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने एक विधवा से शादी की और ब्रह्म समाज में शामिल हो गए। बिपिन चंद्र पाल एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। वे एक अच्छे नेता, शिक्षक, पत्रकार, वक्ता और लेखक थे। आकाशवाणी इस महान स्वतंत्रता सेनानी की राष्ट्रवादी भावना को सलाम करता है। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद अश्विनी कुमार दत्ता को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 7 नवंबर 1923 को हमें अलविदा कह दिया था। दत्ता को बंगाल विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन की ओर आकर्षित किया और उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। 1908 में नवगठित पूर्वी बंगाल और असम की सरकार ने स्वदेश बांधव समिति पर प्रतिबंध लगा दिया
और दत्ता को लखनऊ में जेल में डाल दिया। विधिर बांधन काटबे तुमी एमन शक्तिमान, तुमी की एमनी शक्तिमान, आमादेर भांगा गड़ा तोमार हाथे एमन अभिमान, तोमादेर एमनी अभिमान। 1921 में महात्मा गांधी इस महान नेता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए बारीसाल गए थे। आकाशवाणी इस देशभक्त को सलाम करता है जिसने अपने जीवन के अंत तक भारतीय जनता के लिए अथक प्रयास किया। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न चिदम्बरम सुब्रमण्यम को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 7 नवंबर 2000 को हुई थी। अपने कॉलेज के दिनों से ही वो अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गए थे। बाद में उन्हें संविधान सभा के लिए चुना गया। स्वतंत्रता के बाद सुब्रमण्यम ने कई मौकों पर केंद्रीय मंत्री के रूप में सेवाएं दी और बाद में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। केंद्रीय खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत करने में मदद की। उन्हें 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हम इस महान भारतीय राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में हल्की हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, जबकि लेह, गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन स्थानों पर न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, कोहिमा, ईटानगर, अगरतला और आइजोल में आसमान साफ रहेगा। शिलंग और अगरतला में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70% से अधिक रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार सेना के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोविड महामारी के दौरान भी सकारात्मक आर्थिक वृद्धि के लिए देश के कृषि क्षेत्र की सराहना की। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1 अरब 8 करोड़ 21 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.24% हुए। असम में 95% से अधिक पात्र जनसंख्या को कोविड का पहला टीका लगाया गया। तमिलनाडु में तेज बारिश के बीच मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हालात का जायजा लेने के लिए
चेन्नई के कई इलाकों का दौरा किया। मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में तेज बारिश की चेतावनी दी। भारत और फ्रांस द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधी साझेदारी मजबूत करने पर सहमत। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काज़मी आज सुबह ड्रोन हमले में बाल बचे। और आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज अबू धाबी में न्यूजीलैंड का सामना अफगानिस्तान से, शारजाह में पाकिस्तान और स्कॉटलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।